हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लास। माई सेल्फ नीरजा सिंह। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने परागकण की डिटेल्ड संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो इस प्रकार से हमने जाना कि एक परागकण में सबसे बाहर की ओर एक खुरदुरी अलंकृत संरचना मिलती है, परत मिलती है, जिसे हम बाह्यचोल कहते हैं। ठीक है, तो ये परागकण की बाहरी परत होती है, इसे हम एक्साइन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो कि स्पोरोपोलिनिन नामक बहुत ही प्रतिरोधी वसीय पदार्थ से बनी होती है। ठीक है, ये पदार्थ इतना कह सकते हैं कठोर होता है कि अभी तक इसको तोड़ने वाला कोई भी एंजाइम नहीं बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी अंतःचोल यानी आंतरिक परत। तो परागकण की आंतरिक परत को हम अंतःचोल के नाम से जानते हैं। इसके बीचों बीच में एक केंद्रक होता है तथा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। जो एक सामान्य कोशिका की संरचना होती है वो इस प्रकार से यह परागकण की भी संरचना होगी। नेक्स्ट देखते हैं, इस लेक्चर में हम एक परिपक्व यानी एक अपरिपक्व परागकण से किस प्रकार से एक परिपक्व मैच्योर परागकण की उत्पत्ति या कह सकते हैं निर्माण होता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो स्टेप बाय स्टेप है। ठीक है, इसी परागकण के अंदर क्या होगा, नर युग्मक का विकास होगा, जो आगे चल करके मादा युग्मक के साथ निषेचन की क्रिया को पूर्ण करेगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आपका टॉपिक है आज का परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का विकास, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, आपको इस शब्द का मतलब पहले ही बता दिया था कि नर युग्मकोद्भिद मीन्स वह रचना जिसके अंदर नर युग्मक का निर्माण होगा। तो वह रचना कौन सी होगी, परागकण। परागकण ही वह रचना है जिसके अंदर आगे चल करके नर युग्मक बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नर युग्मक क्योंकि हम पुष्पीय पौधे पढ़ रहे हैं जिनमें पुष्प बनते हैं, फूल बनते हैं, तो यहाँ 2 नर युग्मक बनेंगे। इस प्रक्रिया के अंत में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमको परिभाषित करना है कि परागकण क्या है, तो हम ये कह सकते हैं ये कैसे है, परागकण एक कोशिकीय एक केंद्र की अगुणित संरचना है। ठीक है, जो या हम कह सकते हैं यह नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। ठीक है, क्योंकि यह भी अगुणित है। आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि यह भी अगुणित होती है और इसी में नर युग्मक का विकास होता है। तो यह नर युग्मकोद्भिद की पहली कोशिका, पहली सेल हुई। ठीक है, परागकण कैसा होता है, एक कोश की सिंगल सेल, सिर्फ एक ही कोशिका होती है जिसमें एक केंद्रक, शुरुआती अगर अवस्था देखेंगे तो एक केंद्रक होता है, ये शेष भाग कोशिका द्रव्य कहलाता है। और इसमें इस प्रकार से केंद्रक, यहाँ पे आपका नामांकित है न्यूक्लियोलाई यानी केंद्रक होता है। ठीक है, शुरू में एक ही केंद्रक होता है। तो इस प्रकार से ये संरचना होती है। यह संरचना कहाँ होती है, सूक्ष्म बीजाणुधानी। आपने संरचना देखी होगी अनुप्रस्थ काट की, परागकोश की, जिसमें 4 बीजाणुधानियाँ थी, लघु बीजाणुधानी या परागधानी आप कहें। तो उन्हीं के अंदर क्या हो रही है, परागकण बनने की प्रक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इसका परिपक्वन सूक्ष्म बीजाणुधानी के अंदर ही होता है। यानी एक अपरिपक्व इमैच्योर परागकण से परिपक्व सूक्ष्म बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो परागधानी या सूक्ष्म बीजाणुधानी में संपन्न होगी। ठीक है, और जैसे ही एक परिपक्व सूक्ष्म बीजाणु बन जाएगा, ये परागकोश फट जाते हैं और सारे के सारे परागकण कैसे होते हैं, हवा में छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। परागण की क्रिया से पूर्व परागकण के विकास को पूर्व परिवर्धन या प्रिकोशियस अंकुरण कहते हैं। ध्यान रखिए, प्रिकोशियस या कह सकते हैं पूर्व परिवर्धन किसे कहेंगे, यानी इसके पहले कि परागण की क्रिया हो, इसके पहले क्या सुनिश्चित कर लिया जाता है कि परागकण का कंप्लीट यानी पूरा विकास हो जाए। ठीक है, तो पूरा विकास कहाँ, क्योंकि परागण की क्रिया कहाँ संपन्न होगी, मादा युग्मक, जो मादा है मादा भाग में होगी, यानी कह सकते हैं वर्तिकाग्र पर। ठीक है, आप मादा अंग के बारे में जानते हैं कि स्त्री केसर जो है ये मादा जनन अंग है, इसके वर्तिकाग्र वाले भाग पे ही परागकण जा कर के अंकुरित होते हैं। तो परागण की क्रिया से पहले ही क्या सुनिश्चित हो जाता है कि परागकण का विकास
परागधानी में ही या लघु बीजाणुधानी में ही शुरू हो जाए, इसे कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहा कहते हैं, प्रीकोशियस या पूर्व परिवर्धन। यानी अंकुरण से पहले ही इसका विकास शुरू हो जाता है, कहाँ पे, आपकी लघु बीजाणुधानी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, परागकण का विकास अपनी परागधानी के अंदर ही प्रारंभ होता है। ठीक है, क्योंकि ये परागधानी के अंदर हो रहा है, इनके बाहर नहीं हो रहा है, तो इसे हम स्वस्थानी या इन सिचु परिवर्धन कहते हैं। यानी विकास कहाँ शुरू हुआ है, लघु बीजाणुधानी के अंदर ही हो रहा है, स्वस्थानी यानी अपने स्थान पे है। ठीक है, अंदर। नेक्स्ट देखिए, परागकण पर दो आवरण होते हैं, ये आपने पिछले लेक्चर में भी जान लिया था कि बाह्यचोल, ठीक है, ये वाला भाग, इसके बाद दूसरा है अंतःचोल, यानी ये अंदर वाला। ठीक है, दोनों स्तरों के अंदर कोशिका द्रव्य और एक बड़ा केंद्रक होता है। ये डायग्राम देखिए ज़रा आप, यानी इन दोनों स्तरों के अंदर में ये पूरा संपूर्ण भाग जो है ये कोशिका द्रव्य है और एक बड़ा सा केंद्रक होता है। ठीक है, एक ही केंद्रक है इसमें। तो प्रारंभिक अवस्था में देखें, ये जो डायग्राम है आपका शुरुआत में, ये डायग्राम ये शुरुआती अवस्था में है। ठीक है, उस समय क्या होता है, केंद्रक जो है कोशिका के बीचों बीच में स्थित होता है। लेकिन जैसे ही जैसे विकास शुरू होता है, आप इस डायग्राम को देखिए, केंद्रक जो होता है वो नीचे की ओर खिसक जाता है और यहाँ पे दो आपकी रिक्तिकाएं बन जाती हैं। यानी इस प्रकार से बड़ी रिक्तिकाएं बन जाती हैं, क्योंकि ये पौधे की कोशिकाएं, उसमें रिक्तिकाओं का निर्माण होता है। पहले छोटी रिक्तिकाएं बनती हैं, फिर सभी छोटी रिक्तिकाएं जुड़ जाती हैं और एक बड़ी रिक्तिका का निर्माण करती हैं। तो ज़्यादातर स्थान जो है ये रिक्तिकाएं ले लेती हैं, तो केंद्रक जो है अपने मुख्य स्थान यानी बीच से खिसक कर नीचे की ओर आ जाता है। ठीक है, ये स्थिति है। आगे का विकास देखते हैं, कौन कौन से परिवर्तन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, परागकण के केंद्रक में सर्वप्रथम यानी अब विभाजन शुरू होगा। तो सबसे पहले जो केंद्रक था परागकण, इसमें समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, एक बार अर्धसूत्री विभाजन में हो गया, अब क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होंगे। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 1 से 2 केंद्रक बन जाएंगे। ठीक है, समसूत्री विभाजन में सिर्फ संख्या बढ़ रही है। ठीक है, बाकी गुणसूत्रों की संख्या सब कुछ सेम होगी। तो यहाँ पे समसूत्री विभाजन हो जाता है, किसमें, परागकण के केंद्रक में। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एक छोटा तथा एक बड़ा केंद्रक बनता है। ठीक है, तो आपने जाना कि परागकण के केंद्रक में विभाजन हुआ, जिसके फलस्वरूप 2 केंद्रक का निर्माण हुआ, एक आकार में छोटा है और एक आकार में बड़ा। तो बड़े केंद्रक के लिए नामकरण दिया गया कायिक या नली केंद्रक। ध्यान रखें, ये है बड़ा केंद्रक, इसे हमने कायिक या नली केंद्रक का नाम दिया। कायिक को हम कहते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस और नली केंद्रक के लिए नाम दिया ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, इसके बाद एक छोटा केंद्रक बना, उसे हम क्या कहते हैं, जनन केंद्रक या जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस अवस्था में क्या हुआ, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस यानी 2 केंद्रक का निर्माण हो गया, ये आपकी परागकण कोशिका में। ठीक है, बाकी रचनाएं शेष जो है वो सेम है। ये बाह्यचोल हो गई, ये अंतःचोल हो गई, और ये जगह जगह पर आपके क्या है, जनन छिद्र मिल रहे हैं, बताया था आपको। और ये 2 आपके केंद्रक, ये जगह जगह पे ये रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या है, रस भरा होता है, विभिन्न प्रकार के घुलित पदार्थ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए, इन दोनों केंद्रकों के मध्य बाद में क्या होता है, कोशिका विभाजन में पहले क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन होता है, उसके बाद कोशिकाएं आपस में 2 भागों में बढ़ जाती हैं। तो यहाँ क्या होता है, पहले केंद्रक का विभाजन हुआ, 1 से 2 केंद्रक बन गए। अब क्या हुआ, इन केंद्रकों के बीच में क्या है, कोशिका भित्ति बन जाएगी। ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएंगे। तो अब देखिए, केंद्रकों के मध्य कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, तथा अब जिन्हें हम कायिक केंद्रक कह रहे थे, ये कोशिका का रूप ले लेते हैं, तो हम इसे कहते हैं कायिक कोशिका, और दूसरी हो जाती जनन कोशिका। ठीक है, नामकरण बिल्कुल ऐसे ही। तो ये बड़ा वाला केंद्रक जो था, इसका नामकरण हो जाता है कायिक कोशिका। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, कोशिका भित्ति का निर्माण हो गया, ये दोनों अलग हो गए, अलग अलग कोशिकाएं हो गई। तो नाम जो है सेम ही है, बस केंद्रक की जगह कोशिका कहना है। तो ये होगी कोशिका, कायिक कोशिका, और दूसरी हो गई ये छोटी वाली, इसे हम कहते हैं जनन कोशिका। नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखिए, इनके आकार में अंतर है। ये जो आपका कायिक कोशिका है, ये आकार में बड़ी होगी, अनियमित आकार की कह सकते हैं, और ये जो है ये तर्क रूपी होती है, इस प्रकार से लंबी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
इनका कार्य क्या है, दोनों जो आपके केंद्रक बने हैं इनका अलग अलग कार्य है। तो पहला देखते हैं, जो कायिक कोशिका, ये बड़ी वाली कोशिका है, इनका क्या कार्य है, इसमें खाद्य भंडार पोषक पदार्थ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, आगे जो युग्मक बनेंगे नर युग्मक, इनको पोषण देने में उपयोगी हो जाएंगे। ठीक है, तो इनका कार्य क्या है, ये क्या करते हैं, खाद्य भंडार का स्रोत होते हैं, पोषण देने का कार्य करते हैं, यानी कह सकते हैं नर युग्मकों के निर्माण में पोषण देने में इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है, अब दूसरा जो बचा आपका, कौन सा, जनन केंद्रक। ये कैसा होता है, बता दिया आपको, छोटा होता है, तर्कु के आकार का होता है तथा इसका जीव द्रव्य गाढ़ा होता है। इसी से जनन केंद्रक से ही दो नर युग्मक बनेंगे। तो यहाँ कार्य क्या होता है, जो बड़ा केंद्रक है कायिक कोशिका, इसका कार्य होता है ये पोषण देने के लिए कार्य में आता है। और दूसरा जनन जो कोशिका है, ये वास्तव में क्या करती है, दो नर युग्मकों का निर्माण करती है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इम्पोर्टेंट है कि ज़्यादातर पुष्पीय पौधों में, ज़्यादातर जो पुष्पीय पौधे होते हैं, लगभग 60% जो पुष्पीय पौधे हैं, ठीक है, उनमें इन्हीं दो कोशिकाओं की अवस्थाओं में, यानी जब आपका कायिक कोशिका बन जाती है और जनन कोशिका का निर्माण हो जाता है, इसी समय क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि इसी समय परागकोश फट जाते हैं और ये वर्तिकाग्र पर निषेचन के लिए या अंकुरण करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादातर, यानी हमने बता दिया 60% या उससे अधिक आपके आवृत्ति बीज पौधे यानी पुष्पीय पौधे जिनमें पुष्प लग रहे हैं, उनमें इसी अवस्था में टू सेल्ड स्टेज यानी द्विकोश की अवस्था, माने परागकण में दो कोशिकाएं बन गई, कायिक कोशिका और आपकी दूसरी जनन कोशिका। इसी समय ये क्या होंगे, परागकोश फटेंगे और ये हजारों की संख्या में ये छोड़ दिए जाते हैं कि अपने वर्तिकाग्र पर जाके निषेचन का कार्य करें। तो इस प्रकार से ये चीज़ हो गई। इसके बाद ज़्यादातर जो 40% जो पौधे होते हैं, उनमें कुछ में 3 कोश की अवस्थाओं में, यानी नर युग्मक भी बन जाता है, यानी जनन जो कोशिका थी वो दोबारा से विभाजित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप जनन कोशिका 2 नर युग्मक बनाती है। तो यहाँ पे 3 हो जाती हैं कोशिकाएं। तो यहाँ ये 3 कोशिकीय अवस्थाओं में भी लगभग 40% पौधों में जो परागकोश हैं वो फटते हैं। ठीक है, यानी परागकण जो है वो 3 कोशिकीय अवस्था में भी रिलीज होते हैं और या कह सकते हैं द्विकोशिकीय अवस्था में। लेकिन अगर देखें कि कौन सी अवस्था ज़्यादा कॉमन है, तो आपके द्विकोशिकीय अवस्था में ज़्यादातर आपके परागकण जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। ठीक है, यहाँ डायग्राम दिया है दोनों अवस्थाओं का। तो ये आपकी द्विकोशिकीय अवस्था है, जिसमें ये आपका क्या बन गया, जनन केंद्रक, और ये आपका क्या बन गया, ट्यूब न्यूक्लियस का मतलब होता है आपका नलिका, या हम इसका दूसरा नाम बता सकते हैं कायिक कोशिका। ठीक है, या तो कायिक कोशिका कहते हैं या नलिका कोशिका कहते हैं। तो इन दो अवस्थाओं में या तो यहाँ बीच में भित्ति बन जाती है, तो इन अवस्थाओं में या तो फिर परागकोश फट जाता है, ये छोड़ दिए जाते हैं, या ये जो आपके जनन केंद्रक हैं ये दोबारा से विभाजन करते हैं और अंत में इस प्रकार से 2 नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो 2 ये हो गए और एक ये हो गया आपका कौन सा, ये 2 हो गए नर युग्मक, और एक ये जो है आपका कौन सा, कायिक कोशिका। ये 3 कोशिका की अवस्था में भी कुछ पौधों में परागकण जो है वो रिलीज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें 2 कोश की अवस्था ज़्यादा कॉमन है, ज़्यादातर पौधे में पाई जाती है, जिसमें परागकण हवा में रिलीज होते हैं, और कुछ पौधों में ये 3 कोश की अवस्था में भी रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, 3 कोशिका अवस्था में जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा 2 नर युग्मक का निर्माण करता है। यहाँ पे हो गई नर युग्मक बनने की प्रक्रिया। ठीक है, यानी यहाँ पे 2 नर युग्मक हमको प्राप्त हुए। जो हम पढ़ रहे थे युग्मक जनन की प्रक्रिया, नर युग्मक का बनना यहाँ कंप्लीट हो गया। यहाँ 2 नर युग्मक बन गए। ठीक है, जो निषेचन का कार्य करेंगे, ठीक है, मादा युग्मक के साथ। तो इस प्रकार एक परिपक्व परागकोण में 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। तो अगर हम एक मैच्योर परागकण को देखें, ठीक है, तो उसमें 3 कोशिकाएं बन जाती हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादातर पौधे में देखें तो ये 2 कोशिकीय अवस्था में ही परागकोशों से मुक्त हो जाते हैं। यह प्रक्रिया परागकोशों के स्फुटन के बाद संपन्न होगी। यानी जब ये कब रिलीज होंगे, साधारण सी बात है, जब परागकोश फट जाएंगे और लघु बीजाणुधानी से ये रिलीज हो जाएंगे या निकल जाएंगे। ठीक है, मुक्त हो जाते हैं।
अगला देखिए, इस प्रकार एक परिपक्व परागकोश में दो कोशिकाएं होती हैं। इनका आगे का विकास मादा पुष्प के वर्तिकाग्र पर होगा। ठीक है, अगर दो सेल्ड स्टेज में देखें तो मैच्योर में, अगर ये मैच्योर होकर निकलेगा तो दो कोशिकीय अवस्था में ज़्यादातर पौधों में निकलेगा, या तीन कोशिका अवस्था में। ये एक परिपक्व परागकण की अवस्था है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लास्ट पॉइंट के लिए ये डायग्राम बहुत उचित है कि एक परिपक्व परागकण जो है, यहाँ पे मान लिया कि परागकण जो है यहाँ पे परागकोशों के फटने से छोड़ दिए गए, मुक्त हो गए। अब ये क्या है, वर्तिकाग्र पर आकर के गिरते हैं, वर्तिकाग्र इसको रिसीव करती हैं और यहाँ पे इनका अंकुरण शुरू हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी जिसे हम परागण कहते हैं, पॉलिनेशन, यानी परागकणों का वर्तिकाग्र पर आकर के अंकुरित होना। ये आपका आएगी ये प्रक्रिया, या स्थानांतरित होना परागण कहलाता है, जो हम क्या पढ़ेंगे आपकी इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रक्रिया होगी जिसके तहत क्या होता है, आगे का विकास जो होता है परागकण का, वो कहाँ होगा, वर्तिकाग्र पर। इतना विकास तो परागधानियों में हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखिए परागकोशों का स्फुटन, यानी किस प्रकार से परागकोश का फटना संभव होता है, डेhiscence ऑफ एंथर। ठीक है, तो ये डायग्राम था आपका नर अंग का, ये था। ठीक है, ये परागकोश थे, शुरू में हमने पढ़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से परागकोश जो थे द्विपालित थे, जिनके अंदर चार आपकी लघु बीजाणुधानियां बनी, और इन्हीं के अंदर लघु बीजाणुधानियों के चारों तरफ परतों का निर्माण हुआ। चार मुख्य परतें थी, या हम कह सकते हैं परागकोशों की ये जो है चार भित्तियां थी। ठीक है, लेयर्स थी। तो इनका विकास हुआ और परागधानियों में या लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु या परागकण का निर्माण हो गया। ठीक है, अब ये परिपक्व हो गए हैं, अब ये क्या होंगे, इनके फटने से ये मुक्त किए जाएंगे आगे की प्रक्रिया के लिए, यानी परागण की प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ देख लीजिए आप कि परागकोश में स्थित लघु बीजाणु के स्फुटन से परागकणों का बाहर आना क्या कहलाता है, परागकोशों का स्फुटन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये परतें जो आपकी चार परतें थे, ये किस तरह से इसमें सहायक हैं। तो एक परिपक्व परागकोश की हमने देखी मध्य स्तर और टेपेटम, यानी जब इसके स्फुटन का समय आता है तो इसकी नीचे की जो लेयर होती है, यानी मध्य परत या मध्य स्तर या और टेपेटम बताया था, ये दोनों कैसे हो जाती हैं, ये नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके नष्ट हो जाने से कौन सी सिर्फ दो परतें बच जाती हैं, ये आपकी चार थी। इसको देखिए तो सबसे बाहर की ओर आपको बाह्य स्तर बताया था, और ठीक बाह्य स्तर के नीचे ये आपकी अंतस्थीसियम एंडोथीसियम परत बताई थी। इसके बाद ये आपकी मध्य परत 3 से 4 या 1 से 5 परत की हो सकती है, ये आपकी मध्य परत थी। ठीक है, इसके बाद ये आपकी दिया है टेपेटम। ठीक है, येलो कलर से यहाँ पे बना हुआ है, तो येलो कलर से क्या थी, ये टेपेटम जो है सबसे आंतरिक परत है, ये चार परतें बनी थी। तो इनमें से ये टेपेटम और ये मध्य स्तर जो है ये नष्ट हो जाता है, और बाहर बचने वाली ये दो स्तर एंतस्थीसियम और आपका ये कौन सा एपिडर्मिस या बाह्यत्वचा, ये दोनों रह जाती हैं। अब अंतस्थीसियम में कुछ परिवर्तन होता है, देखिए स्फुटन के समय एंडोथीसियम यानी अंतस्थीसियम की जो कोशिकाएं होती हैं, इसमें बताया था कि कुछ पतली होती हैं और कुछ में क्या होते हैं जमाव हो जाता है। ठीक है, सेलुलोज के जमाव के कारण कुछ मोटी भित्ति की हो जाती है, कुछ पतली होती हैं। तो इनकी कोशिकाओं में जल की हानि हो जाती है, जिसके कारण कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अब इससे क्या होता है, सारा के सारा जो तनाव होता है वो बाह्य स्तर की कोशिकाओं पे पड़ता है, इससे एक खिंचाव उत्पन्न हो जाता है, और स्टोमियम यहाँ यानी जहाँ से ये फटती हैं, स्टोमियम वाले स्थान से जो परागकोश है वो फट जाता है। इस प्रकार से लघु बीजाणुधानियों में स्थित परागकण क्या होते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, इनके फटने से लाखों की संख्या में परागकण जो है बाहर आ जाते हैं। नीचे के डायग्राम में एक परागकण की संरचना है, तो ये यहाँ बहुत सारे बने हैं, एक का डिटेल डायग्राम बना है, तो ये इस प्रकार की अवस्था में आपको दिखाई देगा, और ये परागण की क्रिया के लिए तैयार है, यानी अब ये वर्तिकाग्र पर जाके अंकुरित होगा। तो दो कोशिकीय अवस्था हो गई, या तो किसी किसी पौधों में तीन कोशिकीय अवस्था में भी ये परागकोश से मुक्त होते हैं।
ठीक है, ये डेसियंस पढ़ लिया। अब परागकोश के फटने के कई सारे तरीके हैं, ये देख लीजिए। पहला होता है अनुदैर्ध्य दरारों से, ये इस प्रकार से, यानी इस प्रकार से। ये परागकोश हैं दो, आपको बता दिया, द्विपालित हैं। तो इसमें क्या होता है, इस प्रकार से लंबी दरारें पड़ जाती हैं और परागकोश फट जाते हैं और परागकण मुक्त हो जाते हैं। ये पहला हो गया। अग्र दरारों से, यानी इस प्रकार से आगे की ओर, यानी आगे के भाग में दरारें बन जाएं और क्या हो जाएं, आपके परागकण मुक्त हो जाएं। छिद्रों से, ये आपका छिद्रों में, यानी इस प्रकार से शीर्ष भाग में छिद्र पाए जाएं और छिद्रों से क्या हो जाए, परागकोश, इनके फटने से क्या होते हैं, परागकोश मुक्त हो जाएं। नेक्स्ट है आपका अनुप्रस्थ, इस प्रकार से, यानी अनुप्रस्थ दरारें बन जाएं और यहाँ से परागकण निकले, तब ये आपका अनुप्रस्थ हो जाएगा। इसके बाद होता है कपाटी, यानी इस प्रकार से कपाट बन जाते हैं और इन्हीं कपाट से होते हुए परागकण जो है ये मुक्त हो जाएं। सबसे लास्ट होता है आपका अनियमित, यानी कोई निश्चित पैटर्न ना हो, कोई व्यवस्था ना हो और वो कहीं से भी परागकोश के फटने से परागकण मुक्त हो जाए। तो ये मुख्य रूप से ये 5 प्रकार से जो है परागकोश जो है वो स्फुटित होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये नहीं पूछे जाते हैं। आपके नर युग्मकोद्भिद का विकास पूछा जाता है, ठीक है, यानी किस प्रकार से एक कोश की परागकण जो है वो 2 कोश की परागकण के रूप में परिपक्व यानी मैच्योर होता है। इस टॉपिक का जो लास्ट लेक्चर है वो है परागकण का महत्व, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।